So let's discuss one of the most important laws of microeconomics, that is law of variable proportions. Now, before understanding the law, there are certain assumptions that should be taken care of, and the main assumption is that only one factor will be changed, all other factors will remain constant. What do we mean by factors? In order to produce anything in the factory, we need labor, we need land, we need tools, we need electricity, material. All these are factors of production. समटाइम्स मोर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, काफ़ी बार कम मटेरियल में काम हो जाता है, कभी मशीन को ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स के लिए यूज़ करना पड़ता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती है, काफ़ी बार मशीन को हमें कम इलेक्ट्रिसिटी में भी चलाना पड़ता है, लेबर कभी ज़्यादा चाहिए कभी कम चाहिए। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर्स है जो वेरी करते हैं आउटपुट के साथ, इसमें से हम लेबर ले लेते हैं जिसको हम इंक्रीज करके देखेंगे कि क्या हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो कुछ टाइम के लिए फिक्स रहती है, लाइक मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, तो ये चीज़ें लंबे टाइम के लिए फिक्स रहती है, इनको इमीडिएटली अप डाउन नहीं करा जाता। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे टूल्स होते हैं, अब उनको बार बार मार्केट जाके खरीदोगे नहीं कि कभी लेबर ज़्यादा टूल्स चाहिए, कभी लेबर कम है टूल्स कम चाहिए, एक बार जाओगे टूल्स ले आओगे, उनको कुछ टाइम के लिए फिक्स रखोगे। तो हमारा वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हम सिर्फ लेबर को आउटपुट के साथ वेरी करवाएंगे, बाकी सब चीज़ों को हम फिक्स रखेंगे। फिर चाहे वो टूल्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे मशीन है, चाहे लैंड है, चाहे कंप्यूटर है, सब चीज़ें फिक्स। ओनली व्हाट विल इंक्रीज? लेबर। अब अगर हम बात करें आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद तो मशीन, बिल्डिंग, हर चीज़ को चेंज करा जा सकता है नॉर्मली, तो हम इस लॉ को ऑपरेट करेंगे शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। सो सम थिंग्स कैन बी चेंज्ड, सम थिंग्स कैन not be changed. The things that can be changed are said to be variable, and in this law has the assumption कि सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर लो, बाकी सब चीज़ों को फिक्स करो। तो प्रोडक्शन स्टार्टिंग में आपको अच्छा रिटर्न देगी, मतलब आपको फायदा मिलेगा, पर अगर आप लेबर को आंखें बंद करके बढ़ाते चले जाते हो कि भाई आप भी काम कर लो, आप भी काम कर लो, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उनके पास काम करने के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे, आपकी फैक्ट्री में मशीन है तो मशीन खाली नहीं होगी, फिर वो कैसे काम करेंगे? तो टेबल से इसको समझते हैं। तो पहले हम लिखते हैं लेबर की यूनिट, फिर हम लिखेंगे टूल्स की यूनिट, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, फिर हम लिखेंगे एडिशनल यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। दिस इज वेरिएबल इनपुट, दिस इज फिक्स्ड इनपुट, सो दिस इज समथिंग दैट वी यूज फॉर वेरिएबल फैक्टर, एंड दिस इज आवर फिक्स्ड फैक्टर, एंड दिस इज टोटल प्रोडक्शन और टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, दिस इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टेबल बनाएंगे जल्दी से। आपकी फैक्ट्री में आपको वॉचेस बनानी है, आपके पास एक भी लेबर नहीं है, काम करने के लिए 3 टूल्स हैं, तो एक भी वॉच नहीं बनेगी, एडिशन भी एक भी नहीं हुआ। जब तक वेरिएबल फैक्टर ही नहीं है, जब तक लेबर ही नहीं है, तो वॉच अपने आप थोड़ी बन जाएगी। यू विल बी नीडिंग स्टाफ फॉर दैट। एक लेबर अपनी फैक्ट्री में लाए, 3 टूल है काम करने के लिए, एक वॉच उसने बना दी, एडिशन भी एक का हो गया। दैट इज दी मार्जिन कितने से बढ़ गई? एक वॉच से बढ़ गई। अब अगर आप 2 लेबर लेकर आओगे और उनको दे देते हो 3 टूल्स, एक से भले 2, उन लोगों ने 3 वॉच बना दी, तो 1 से 3 में कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का डिफरेंस। रिटर्न आपको इंक्रीजिंग आ रहा है, यही वो रिटर्न थे जिसकी मैं बात कर रहा था। स्टार्टिंग में जब आप लेबर को बढ़ाते हो या किसी भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो, तो रिटर्न आपको उसमें पॉजिटिव आता है, बढ़िया रिटर्न आता है। 2 से भले 3, आपको 3 टूल्स हैं, 3 आपके पास लेबर है काम करने के लिए, प्रोडक्शन हो गई जी कितनी वॉचेस की? 6 वॉचेस की। इज इट फेवरेबल और नॉट? इट इज। एक लेबर ने 1 वॉच बनाई, 2 लेबर ने मिलकर दोनों ने 3 वॉचेस बनाई, और 3 लेबरों ने मिलकर 6 वॉच बना दी। तो ये वाली कहावत तो हमने सुनी है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 लोग मिलकर 6 वॉच बना। कितने का रिटर्न आया आपकी बार? 3 का रिटर्न आ गया। 3 और 6 में 3 का। अभी तक आपको जो रिटर्न आ रहे थे वो इंक्रीजिंग आ रहे थे। कहानी यहाँ पे रुक गई है इंक्रीजिंग रिटर्न की, क्योंकि आपके पास काम करवाने के लिए टूल सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में 3 थे। यहाँ पर हम एक मार्क लगा रहे हैं टू हाईलाइट द फैक्ट कि आवर इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज हैज एंडेड, एंड सेकेंड स्टेज हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 4th लेबर वेयर यू हैव 3 टूल्स टू वर्क अपॉन बट ओनली 4 लेबर आर देयर। आपको 8 वॉचेस उन्होंने बना के दे दी, 2 का रिटर्न आपको दे दिया, जो कि अब कम हो गया पहले से। पहले जैसे जैसे लेबर बढ़ रही थी रिटर्न भी आ रहा था, अब जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी रिटर्न कम होगा। 5 लेबर
3 टूल्स तभी काम कर पाएंगे जब टूल्स खाली होंगे, वरना काम करने के लिए टूल्स फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं है। somehow they managed to make 9 watches, 8 से 9 में 1 का इंक्रीज दिखा दिया, बट अगेन रिटर्न कम होता चला जा रहा है। 6 लेबर इज समथिंग विच यू कॉल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट वॉज बेटर इफ ही वॉज नॉट हायर्ड इन द फैक्ट्री। छठा लेबर जैसे ही फैक्ट्री में आएगा, 3 टूल्स है, मिले ही नहीं इसको काम करने के लिए, दूसरों के साथ चलते फिरते बातचीत वगैरह कर ली, जितनी प्रोडक्शन पहले थी उतनी ही अभी हो रही है। 9 वॉचेस पहले बन रही थी, अभी भी 9 बन रही है, तो कुछ भी रिटर्न आपको नहीं आया, तो कॉन्टिन्यूसली रिटर्न कम होता चला गया। पहले 2 वॉचेस का रिटर्न आया, फिर एक एक्स्ट्रा बन गई, फिर एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनी। सेकेंड स्टेज होती है यहाँ पे एंड, और आ जाती है आपकी वर्स्ट स्टेज फॉर अ प्रोड्यूसर, दैट इज द थर्ड, जब वो बिना सोचे समझे 7th लेबर को अपनी फैक्ट्री में काम पे बुलाता है। 3 टूल्स है काम करने के लिए, कोई प्रपोर्शन यहाँ बैठ नहीं रहा, काम खराब हो गया क्योंकि उसके पास काम करने के लिए टूल्स अवेलेबल ही नहीं थे। सो व्हाट डिड ही एक्चुअली डू, ही डिस्ट्रैक्टेड द अदर लेबरर्स, and as a result you got decreasing returns. Now this stage is called as stage of increasing return, first stage. This is stage of decreasing returns, second stage, and this is stage of negative returns, your very third stage. Increasing, decreasing, negative नाम आए हैं marginal production से। पहले marginal production increase हो रही है, फिर marginal production decrease होगी, इसके बाद ना फिर negative हो जाएगी -1 पे। So these are the names of increasing, decreasing and negative derived from marginal production. Now how it will look diagrammatically, in the above diagram we will use total production, in the below diagram we will use marginal production. Now ultimately origin for both of them will be same, y axis for both of them will be again same, we have x axis for both of them. आप लोगों को रजिस्टर में ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी, लाइन्स बिल्कुल पैरेलल होती है। I'll try to draw them as parallel as possible. How many labors are there? 4, right? So 4 मतलब फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में 3 है, फिर 1 है, 7 चाहिए हमें। Now for total production it's 1 से लेकर 9 तक हमें चाहिए है। 9 y negative axis. So for total production we have 1 watch, 2 watch, 3 watch, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This is the total production of the watches. On the below graph we have marginal production, 1 extra watch, 2 extra watch, 3 extra watch and 4 extra watch. Negative 1 watch, negative 2 watches. 1 labor, 2 labor, 3, 4, 5, 6, 7 labor. Then again same for your marginal production graph also. This is labor, this is also labor. Understood? Now look at TP. 0 labor means 0 production. तो 0 labor पे 0 production हो रही है और additional production भी 0 है। एक लेबर ने 1 वॉच बना दी और एडिशन भी कितने का हो गया है? 1 का। 2 लेबर ने 3 बनाई है, तो 2 लेबर ने 3 बनाई तो एडिशन कितने का हुआ? 2 का। 3 लेबर ने 6 बना दी, सो 3 लेबर ने मिलकर 6 वॉच बनाई है। 2 से 3 में कितने का एडिशन है? 3 का। तो ये तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, बट इसकी शेप थोड़ी सी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि कुछ कर्वी शेप दे रही है, बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी कर्व शेप दे रही है। नाउ फर्स्ट स्टेज की बात यहाँ पर खत्म हो चुकी है, सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड स्टेज में अल्टीमेटली आपके पास 4th लेबर है जो 8 बना पा रहा है वॉचेस मिलकर बाकी सबके साथ, और एडिशन हुआ है सिर्फ 2 का, तो अब एडिशन कम होना शुरू हो गया। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी एज सून एज एमपी स्टार्टेड टू डिक्लाइन, दैट मीन्स योर सेकेंड स्टेज हैज स्टार्टेड। नाउ 5th लेबर ने मिलकर आपको 1 का और रिटर्न दे दिया है, तो प्रोडक्शन अगेन एडिशन रिटर्न कम हो रहा है, तो 9 तक आप चले तो गए हो। 6th लेबर ने भी आपको 9 ही बना के दिया, कुछ भी एडिशन नहीं हुआ, तो 6th लेबर से कोई एडिशन नहीं होने की वजह से आप यहाँ 0 पे हो। ये थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया। अब आप देख रहे हो कि जो रिटर्न वाली बात थी वो कम होनी शुरू होगी। पहले ये कुछ ऐसे इंक्रीज हो रहा था, अब ये ऐसे हो गया क्योंकि रेट कम हो गया। बेटा यहाँ 1 का चेंज है, फिर 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर सिर्फ 2 से बढ़ा, फिर 1 से बढ़ा और फिर 0 से, फिर कोई चेंज ही नहीं हुआ ना। तो यहाँ 1 का, यहाँ 2 का चेंज, फिर 1 का चेंज, फिर 0 का चेंज, कोई चेंज।
एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर आल्सो कि रेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने का कम होता चला गया, फिर तो नेगेटिव चला गया। सातवां लेबर दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सेवंथ लेबर के चक्कर में आपकी प्रोडक्शन वापस से 8 पर आ चुकी है एंड अल्टीमेटली यू कैन सी नेगेटिव रिटर्न। फाइन, सो हियर इट वाज 8 एंड हियर 9, थोड़ा एक एक मैंने ऊपर लिख दिया, 6 ये, 7 ये, 8 ये और 9 ये। थर्ड लेबर पे आपकी प्रोडक्शन कितनी हो गई थी? 6 वॉचेस की, राइट हियर। एडिशनल प्रोडक्शन आपकी 3 पे थी जो कि आपका पीक था, इससे ज्यादा एडिशनल रिटर्न आपको नहीं मिल सकता। स्केल से ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। आफ्टर दैट प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुई बट उस रेट से नहीं जो इंक्रीज हमें पहले देखने के लिए मिल रहा था। पहले 1 का चेंज आया प्रोडक्शन में, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर वापस से 2 का चेंज आया, फिर सिर्फ 1 का चेंज और फिर चेंज है ही नहीं। और जब चेंज है ही नहीं तो आपकी सेकेंड स्टेज भी खत्म हो चुकी है, इस बात को समझो। और वहां पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन 0 निकल कर आएगी। उसके बाद क्या हुआ? आपका रेट नेगेटिव चला गया और आपकी टोटल प्रोडक्शन फॉल होनी शुरू होगी। अब तो 9 वॉच की जगह सिर्फ 8 वॉच बनने चालू हो गई। तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन हैज डिक्लाइंड। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज योर सेकेंड स्टेज एंड दिस इज योर थर्ड stage of law of variable proportions. Now if we will explain the stages, we will notice that in the very first stage, what did we see? Stage of increasing return. The very first stage is also the stage of increasing returns to the factor. आपको रिटर्न अच्छा आ रहा था, 1 लेबर से आप 2 पर आए, 2 लेबर से आप 3 पर आए और आपका जो एमपी था वो लगातार बढ़ रहा था। सो टीपी इंक्रीज्ड अलॉन्ग विद एमपी, दोनों बढ़िया इंक्रीज हो रहे थे और एमपी अपने कहां तक पहुंच गया था? मैक्सिमम तक। इससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसके रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेज? आपने अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर लिया है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कितनी लेबर है? 3। टूल्स भी कितने हैं? 3। फुल यूज कर लिया आपने अपने रिसोर्सेज को। और ऑल्सो यहां पर आपके जो लेबर है उनकी एफिशिएंसी बढ़कर निकल कर आ रही है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। फायदा हो रहा है आपको लेबर बढ़ाने से, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए टूल्स अवेलेबल है, तो फायदा हो रहा है उनको। सेकेंड स्टेज के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सेकेंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर। डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि एमपी आपका फॉल करने लग गया। एमपी आपका फॉल कर रहा है, उसके साथ साथ ये कहां तक पहुंच गया जी? 0 तक पहुंच गया। एंड टीपी पर यहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि एमपी फॉल तो हो रहा है पर पॉजिटिव है। आपका भी मार्जिनल प्रोडक्शन यहां पे नेगेटिव नहीं हुआ, यहां पर अभी भी 210 पे ये पॉजिटिव ही है, तो इसीलिए टीपी इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, तो टीपी इंक्रीज कर रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस स्टेज? आप कोशिश कर रहे हो कि टूल्स की जगह किससे काम चल जाए? लेबर से। तो ये सब्सटीट्यूशन इम्परफेक्ट है। यू आर ट्राइंग टू सब्सटीट्यूट टूल्स विद लेबर। यू वांट टूल्स बट व्हाट आर यू हायरिंग? एक्चुअली लेबर। टूल्स का काम लेबर करते हैं। दिस सब्सटीट्यूशन इज इम्परफेक्ट। तो रिटर्न इसीलिए आपको थोड़ा कम आना चालू हो गया। दूसरा इसका रीजन ये है कि आपने अपने रिसोर्सेज को अब बस ऑप्टिमम तरीके से यूज कर लिया है। इससे ज्यादा लालच मत करना। अगर रिसोर्सेज का सही यूज करा जा सकता था तो ठीक है ना यार, 5-6 लेबर है, 3 टूल्स है, तो ये प्रपोर्शन कहीं ना कहीं सेट बैठ जाएगा। 9 वॉच बन रही है, कम तो नहीं है। पहले वाली स्टेज में तो सिर्फ 6 बन रही थी, अब 9 तो बन रही है, चाहे 5 लेबर बने या 6 पर बने, रिटर्न तो मिल रहा है। तो रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूज है, नॉट बियॉन्ड दैट आपको जाना चाहिए था। बट अगर आप इसके भी बियॉन्ड चले गए, जो कि आ जाएगी आपकी थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ विच रिटर्न्स? नेगेटिव रिटर्न्स। वहां आपका काम खराब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं। इधर आते हैं, स्टेज नंबर 3 की बात करेंगे। स्टेज नंबर 3 इज द स्टेज ऑफ विच रिटर्न? नेगेटिव रिटर्न। हो गया जी काम खराब। क्यों काम खराब हो गया? क्योंकि अब लेबर ज़्यादा लेकर आ गए। अब आपको शॉर्टेज हो गई है। किसकी शॉर्टेज है? टूल्स की। और हम यहाँ पर उसको कैसे लिखेंगे? शॉर्टेज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। शॉर्टेज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। नाउ यू नीड मोर टूल्स, you need more place, you need more machines. Along with that, लेबर को बढ़ाने से एफिशिएंसी अब डिक्लाइन ही होने वाली है। अब अगर लेबर को 7-8 लाओगे, 9 लेबर, 10 लेबर, टूल्स तो 3 ही है,
तो उनका जो रिटर्न है वो और खराब करेगा आपका काम. So decrease in efficiency of variable factors. Decrease in efficiency of variable factors. More labors are giving you less benefit. So the law of variable proportion states that if we increase quantity of one variable input, then total production will initially increase at increasing rate. Then total production will increase but at decreasing rate, and eventually total production will start falling. And what are the assumptions of the law? It operates only in short run, where some factors are fixed, other factors are variable. And then also that all the variable factors have equal efficiency. This is also an important assumption. क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये चौथा लेबर जो आया फैक्ट्री में, इसकी स्किल्स बहुत अच्छी है वॉच बनाने में, तो बेटा यहाँ पर फिर 8 वॉच नहीं बन रही होती, यहाँ पर कुछ 10 या 12 वॉच हो जाती. सो दैट इज वाई सारे लेबर की जो ट्रेनिंग एफिशिएंसी है वो बराबर होनी चाहिए. फिर आपको ये शेड्यूल बनाना है, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको ये स्टेजेस रीजन के साथ एक्सप्लेन करनी है. तो दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस एंड दिस इज ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, कि जब एमपी बढ़ेगा टीपी भी बढ़ेगा, और टीपी अपने मैक्सिमम तक जहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एमपी 0 होगा. जब टीपी आपका मैक्सिमम पे है तो वहाँ पे आपका एमपी 0, और एमपी अगर फॉल करेगा पर पॉजिटिव है तो भी टीपी इंक्रीज करेगा. फिर जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा टीपी विल स्टार्ट फॉलिंग. दैट्स इट.